ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में, सम्स वाले पेजेस, ये सम्स वाले पेजेस हैं। और हम लोग करेंगे आज इलस्ट्रेशन 4। ये ग्रेचुटी पार्ट 2 है। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये ग्रेचुटी पार्ट 2 बोलता हूं मैं इसको। ग्रेचुटी पार्ट 2 मतलब जब कोई एक्ट का नाम नहीं दिया, जब 1972 एक्ट नहीं दिया। तो इलस्ट्रेशन 4 में लिखा हुआ है, श्री रणधीर कपूर रिटायर्स फ्रॉम आरके लिमिटेड आफ्टर 24 years and 8 months। अब मेरा क्या है, पूरा आंसर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, सारी बातें सुनना। ये ग्रेचुटी पार्ट 2 है। श्री रणधीर कपूर रिटायर्स फ्रॉम आरके लिमिटेड आफ्टर 24 years and 8 months ऑफ सर्विस ऑन 11/9/21। अब यहाँ पे पहले देख लो आप, ग्रेचुटी पार्ट 2, ग्रेचुटी में 1972 एक्ट लिखा हुआ है कि नहीं। He had not received any gratuity for 10 years service with the former employer. At the time of retirement, he received rupees 9,50,000 as gratuity. Prior to 1/1/2021, his basic pay was 40,000 per month, which was raised to 45,000 per month with the effect from 1/1/2021. In addition to the above, he was paid DNS allowance of rupees 5625 per month, which was to be included in his salary for the purpose of provident fund. Prior to 1/1/2021, the rate of DA was 5,000 per month. Is the amount of gratuity received by him exempt from tax? अब सबसे पहले आप ये देखो, जहां पे भी ग्रेचुटी, दो जगह पे ग्रेचुटी लिखा हुआ है, ये ग्रेचुटी, ये ग्रेचुटी, इसमें कहीं पे भी 1972 एक्ट नहीं लिखा हुआ है। अगर 1972 एक्ट नहीं लिखा हुआ है तो रूल्स क्या होते हैं, पहले रूल्स रिवाइज करते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जम्प्ट। ए अमाउंट, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड। बी अमाउंट, मैक्सिमम 20 लाख। सी अमाउंट, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये ग्रेचुटी पार्ट 2, दैट इज ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय एनी अदर एम्प्लॉय, दैट इज व्हेन 1972 एक्ट इज नॉट गिवन। Statement showing the computation of taxable gratuity. List of the following 3 amounts will be considered exempt. Actual gratuity received, maximum amount 20 lakh। फिर ये एवरेज, ये लास्ट मंथ सैलरी ड्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months। यहाँ पे आएगा एवरेज, यहाँ पे आएगा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, ऐसा आएगा। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, डीए इंक्लूड करना है कि नहीं वो मैं नोट्स में बताऊंगा। मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। मैं अमाउंट्स सारी डिलीट कर देता हूँ और अमाउंट सारी मैं फिर से समझा देता हूँ। ये सारी अमाउंट्स डिलीट करके मैं सारी अमाउंट्स फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने ब्लैंक फॉर्मेट लिख दिया, तो मैंने नंबर सारे डिलीट कर दिए ताकि मैं और डिटेल में समझा सकूं। फिर एग्जम्प्टेड टैक्सेबल सब मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है कि इस इंसान ने 24 years और 8 months जॉब किया, तो जो ग्रेचुटी पार्ट 2 होता है उसमें होता है इग्नोर। इग्नोर मतलब है जो पीछे वाले 8 महीने हैं इसको इग्नोर करो। 24 years एंड जितने भी महीने हो उन महीनों को छोड़ दो, तो हमारे काम का है 24 years, ठीक है। अब इस आदमी को he had not received any gratuity for 10 years service with the former employer। मतलब 24 years ये वाले भी प्लस होंगे और 10 years ये वाले भी प्लस होंगे। तो अगर रूल क्या है, ये मैंने पहले इलस्ट्रेशन 3 या 4 में नहीं बताया। रूल क्या है कि इफ द एम्प्लॉय हैज नॉट रिसीव्ड gratuity from the former employer, then the period of service of former employer will also be added in completed years of service। मैं लिख के देता हूं, मैं अलग से यहाँ पे नीचे नीचे नोट्स में लिख के देता हूं कि अगर हमारे एम्प्लॉय को if the employee has not received gratuity from the former मतलब पहले कहीं और पे नौकरी करते थे, from the former employer, then the period of service of the former employer will also be added in completed
years of service. अब ये आदमी ने जो अभी की जॉब है वो किया है 24 years and 8 months, और इसके पहले वाली जो जॉब थी वो था 10 years. अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे जो कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस होता है 24 years and 8 months, उसमें से 8 months को छोड़ दो, बाकी बचा 24 years. 24 years अभी वाला जॉब और 10 years पहले वाला जॉब, तो टोटल ईयर्स हुआ 34 years. टोटल ईयर्स कितना हुआ? 34 years. आगे फिर लिखा हुआ है ये रिटायर हुआ है 11/9/2021 पे. ये आदमी रिटायर हुआ 11/9/2021 पे. मैंने थियरी वाले बेसिक में रूल्स में बताया था कि अगर 11/9 पे रिटायर हुआ, मतलब रूल बताऊं तो महीने की जो आखिरी डेट है 9th मंथ मतलब सितंबर, सितंबर की आखिरी डेट होती है 30. अगर 30 सितंबर पे रिटायर हुआ है तो सितंबर को इंक्लूड करेंगे, और 30 सितंबर के अलावा और कोई डेट पे रिटायर हुआ, मतलब 1 से लेकर 29 सितंबर पे रिटायर हुआ, तो हम सितंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे. अब ये रिटायर हुआ 11/9 पे, तो 9th वाला मंथ, सितंबर वाला मंथ छोड़ दो, तो 8 महीने आएंगे 2021 के. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने आएंगे 2021 के, और 2 महीने आएंगे 2020 के, मतलब नवंबर और दिसंबर. क्योंकि हमको चाहिए एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, हमको चाहिए एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, तो सितंबर को हम नहीं गिनेंगे, सितंबर को काउंट नहीं करेंगे. ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वर्किंग नोट्स में. Here the SSE has retired on 11/9/2020, so we should not consider September 2020. We should not consider September 2020 while calculating average salary of last 10 months. So the last 10 months will be from November 2019 to August 2020. मतलब नवंबर और दिसंबर 2019 के आएंगे, और जनवरी से लेकर अगस्त 2020 का आएगा. ये हो गए हमारे 10 महीने, लास्ट 10 महीने. क्वेश्चन में हम मतलब एज पर रूल्स हमको फाइंड आउट करना होता है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स. तो सितंबर को नहीं लेना है, तो 8 महीने 2020 के हुए और 2 महीने 2019 के हुए. आगे, अच्छा मेरी गलती है, डेट्स में मेरी गलती है. यहाँ पे ये रिटायर हुए आदमी 11/9/2021 पे, तो अगर ये रिटायर हुए 11/9/2021 पे, तो हम सितंबर 2021 नहीं लेंगे, तो हम लोग लेंगे नवंबर 20 थे, नवंबर 20 थे अगस्त 2021. ठीक है, ये हमारे लास्ट 10 मंथ्स होंगे. तो यहाँ पे आएगा नवंबर 20, और नवंबर 20 से लेकर यहाँ पे आएगा 10 महीने. यहाँ पे आएगा दिसंबर 2020, यहाँ पे आएगा जनवरी 21, फरवरी 21, मार्च 21, अप्रैल 21, मई 21, जून 21, जुलाई 21, अगस्त 21. ये होंगे हमारे लास्ट 10 मंथ्स. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. ईयर गलत लिखा हुआ था, आगे बढ़ते हैं. फिर लिखा हुआ है he had not received any gratuity for 10 years service with the former employer. At the time of retirement he received rupees 9,50,000 as gratuity. तो ये 9,50,000 जो है ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है. तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड के सामने मैं जाऊंगा और 9,50,000 लिख दूंगा एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड. अच्छा, मैक्सिमम तो हमेशा 20 लाख ही होता है, मैक्सिमम 20 लाख फिक्स है. एक्चुअल रिसीव्ड 9.5 लाख, मैक्सिमम 20 लाख. आगे, इसके बाद आगे लिखा हुआ है prior to 1/1/21 his basic pay was 40,000 per month which was raised to 45,000 with effect from 1/1/21. तो पहले इसका सैलरी 40,000 था 1/1/21 से पहले, बाद में 45,000 हो गए. तो हमने जो 10 महीने लिखे हैं, इन 10 महीनों में प्रायर टू 1/1/21 मतलब 1 जनवरी 21 से पहले, 1 जनवरी 21 से पहले इसकी सैलरी थी 40,000 पर मंथ, और बाद में हो गई 45,000. तो पहले 2 महीने में मैंने 40 लिखा है, नवंबर और दिसंबर में, और 1/1/21 से लेकर इसकी सैलरी 45,000 हो गई. तो पहले 2 महीने में 40, फिर 8 महीने में 45. आगे, फिर इसी तरीके से डीएनएस अलाउंस दिया हुआ है. In addition to the above, he was paid DNS allowance of rupees 5,625 per month, which was to be included in his salary for the purpose of provident fund. Prior to 1/1/21, the rate of DA was 5,000. मतलब जनवरी 21 से पहले DA 5,000 पर मंथ था, बाद में हो गया 5,625.
तो डीए नवंबर और दिसंबर में 5,000 था और बाद में हो गया, बाद बाकी के 8 महीने में हो गया 5,625 पर मंथ। अब मैंने इन सारी अमाउंट्स को प्लस कर दिया। अच्छा, डीए को प्रोविडेंट फंड पर्पस में इंक्लूड करना है, ऐसा लिखा हुआ है। रूल क्या है हमारा? डीएनएस अलाउंस इज टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी ओनली इफ इट इज टू बी इंक्लूडेड फॉर रिटायरमेंट पर्पस और प्रोविडेंट फंड पर्पस। तो डीए को हम इंक्लूड करेंगे, हाँ करेंगे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड पर्पस, रिटायरमेंट पर्पस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इन सबको मैंने प्लस किया, 40 और 5 45, 40 और 5 45, 45,000 और 5,625, 5,0625, ऐसे मैंने सबका टोटल किया। ये बेसिक सैलरी है, ये डी ए है। अब मैंने सबका टोटल किया। अब ये 45 45 5,0625 5,0625 ये सब मैंने प्लस किया, मतलब 5,0625 8 बार और 45,000 2 बार, इन सबको प्लस किया। ठीक है, ये देखो सम का फॉर्मूला लगा, मैं फिर से यही वाला सम का फॉर्मूला लगा था। सम ऑफ 45,000 45,000 और 5,0625 8 बार, इन सबको सम किया, प्लस किया, तो 4,95,000 आया। ये टोटल सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स आ गया। इसको डिवाइडेड बाय 10 किया तो एवरेज सैलरी आ गया पर मंथ, एवरेज सैलरी 49,500। ये जो 49,500 आया एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ये हम ऊपर वाली स्टेटमेंट में लेके जाएंगे और यहाँ पे एवरेज सैलरी में हम लोग लिखेंगे 49,500। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स 49,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये फिक्स है। जो 1/2 है वो हमेशा 1/2 ही रहेगा। अब 49,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 34, अब ये देखते हैं कितना आता है। तो 49,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 34 ईयर्स, तो ये आंसर आया हमारा, गलत आ रहा है। 49,500 ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। हाँ अब सही है। 49,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 34 ईयर्स, तो हमारा आंसर आया 841,500। अब ये जो 841,500 आया, ये है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, तो ये आया 841,500। अब इन तीनों में से जो लोएस्ट हो, तो इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? इन तीनों मतलब 9,50,000 और 20 लाख और 841,500, इन तीनों में से लोएस्ट है 841,500, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लीस्ट ऑफ द अबव 3 एग्जाम्प्ट। अब टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? टैक्सेबल में एक्चुअल रिसीव्ड है 9.5 लाख, ये एक्चुअल रिसीव्ड 9,50,000 माइनस जितना एग्जाम्प्टेड था, तो एग्जाम्प्टेड था ये वाला 841,500। ठीक है, तो एक्चुअल रिसीव्ड 9.5 लाख माइनस एग्जाम्प्टेड 841,500, बाकी जो बचा वो टैक्सेबल। तो टैक्सेबल में आएगा एक्चुअल रिसीव्ड माइनस एग्जाम्प्टेड, टैक्सेबल होगा 10,8500। बस ये आंसर इतना ही है, इतना लिखो अच्छे से। कोई डाउट हो तो मेरे को बताना। ये सम कंप्लीट हो गया, बस एवरेज सैलरी आपको निकालने आना चाहिए। डन, चलो लिखते जाओ, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से। देखो बेटा,